आजकल दुनिया की हालत ऐसी है कि सांस लेता हूं तो एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। The US military captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. If we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. लिटरली हर दूसरे दिन ट्रम्प का एक ट्वीट आता है और पता चलता है कि कोई नया लफड़ा शुरू होने वाला है। 8 वॉर रुकवाने के लिए नोबेल पीस प्राइज मांगने वाला आदमी हर दूसरे दिन किसी न किसी देश के खिलाफ अग्रेशन कर देता है। Whether people like Trump or don't like Trump, I settled 8 wars. Big ones. I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me. हालत ऐसी है कि हमेशा से हम साथ साथ हैं बोलने वाले अमेरिकन और यूरोपियन लीडर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे पे टैरिफ लगा रहे हैं। What I'll do is if they feel like Costco, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes. The EU nations are considering tariffs on the US worth 93 billion euros. वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरे के साथ ऐसे भिड़ रहे हैं जैसे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे लड़ते हैं। Let me put this in words you might understand. Mr. President, golf. I would love to do it, be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald. I beg you. अब देखो, मैं कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से जब मैं ये सब देखता हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि अभी तक हमें लगता था कि दुनिया बड़ी स्टेबल है, लेकिन अब अचानक से पता चल रहा है कि भैंस हमेशा से उसकी है जिसकी लाठी होती है। यूनाइटेड नेशन, यूएन के अंदर का सिक्योरिटी काउंसिल, WTO, ये सब ड्रामा चल रहा है क्या? क्योंकि भैया 2, 3, 70, 80 साल के लोगों ने मिलके क्या उधम मचा रखा है। सबके पोर्टफोलियो लालम लाल हुए पड़े, हर हफ्ते लाखों करोड़ों रुपए मार्केट से गायब हो रहे हैं, ले ऑफ पे ले ऑफ चल रहा है और ऊपर से AI और ऑटोमेशन के चलते बहुत सारी जो ट्रेडिशनल जॉब होती थी वो गायब होती जा रही है। ऐसे में एक आम आदमी के लिए ये सब देख के ब्लैक पिल होना बहुत ईजी है और मेरे आसपास में बहुत सारे लोगों को ऐसा होते हुए देख भी रहा हूँ। इसीलिए आज के वीडियो में जरा इसी को एड्रेस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है। क्या सही में 26 में दुनिया खत्म होने वाली है या फिर ये सब एक फेज है जो इवेंचुअली निकल जाएगा? आइए देखते हैं। देखो, इस ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा इंपैक्ट आम आदमी पे ही पड़ता है। ले ऑफ, इन्फ्लेशन, मेडिकल कॉस्ट, ये सब कुछ एक साथ हिट कर रहा है। अब जैसे ग्लोबल टेंशन बिना बताए आ जाती है, वैसे बीमारी भी कभी भी आ सकती है। सिर्फ एक सीरियस इलनेस का हॉस्पिटल बिल मिडिल क्लास के लिए फाइनेंशियल डिजास्टर बन जाता है। हेल्थ केयर की कॉस्ट हर साल 14-15% से बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ 700 से 900 रुपए पर मंथ में आप अपनी फैमिली के लिए 10 से 20 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले सकते हो, जो क्रिटिकल इलनेस को भी कवर करता हो। और अभी गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस के प्रीमियम पे GST भी हटा दिया, मतलब आप एक्स्ट्रा 18% तक सेव कर सकते हो। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंफ्यूजन की। 25 से ज्यादा कंपनीज हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्लान्स हैं, कौन सी पॉलिसी सही है, क्या कवर होगा, क्या नहीं होगा, ये सब समझना मुश्किल लगता है। और इसी कंफ्यूजन की वजह से लोग या तो गलत पॉलिसी ले लेते हैं या फिर इस डिसीजन को ही पोस्टपोन कर देते हैं। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं डिट्टो इंश्योरेंस, जो कि एक जीरोधा बैक्ड कंपनी है। डिट्टो पर आप फ्री में कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। एक्सपर्ट्स हर क्लॉज को क्लियरली समझाते हैं। आप पॉलिसी लो चाहे ना लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने इनके थ्रू पॉलिसी बुक करी और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो डिट्टो आपकी तरफ से इंश्योरेंस कंपनी से लड़ते हैं, पूरा पेपर वर्क और सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। जब मैं अपने लिए पॉलिसी देख रहा था, पहले मैंने डिट्टो के ऊपर कुछ आर्टिकल्स पढ़े, जिससे मेरा आधा कंफ्यूजन दूर हो गया। फिर 2-3 मैंने फ्री कॉल बुक कर ली, प्लान्स कंपेयर किए और तब जाके एक पॉलिसी बुक करी। इस पूरे प्रोसेस में ना तो कभी ये प्रेशर फील हुआ कि ये मुझे कुछ सेल करना चाहते हैं और ना ही एक भी स्पैम कॉल आया। इंश्योरेंस जितना कम एज में खरीदो उतना सस्ता पड़ता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए डिट्टो का लिंक लगा दिया है। अगर आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हो तो एक बार इनको अभी चेकआउट जरूर कर लेना। अब इस टाइम पे दुनिया में जो इंस्टेबिलिटी चल रही है, अगर आप इसके पीछे जानने की कोशिश करो तो आपको 3-4 मेन प्लेयर मिलेंगे। ज्यादातर जो इंटरनेशनल लफड़े चल रहे हैं, इसके पीछे यही लोग या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ट्रम्प, पुतिन, जिनपिंग, नेतन्याहू, इन सब में आपको एक चीज बड़ी कॉमन दिखेगी। ये सारे लीडर काफी टाइम से वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सेंटर में बैठे हैं और अपने अपने फॉलोअर्स के लिए एक लार्जर देन लाइफ इमेज मेंटेन करके रखते हैं। और ये अभी अपने करियर की उस पोजीशन में है जहां पर मोस्ट प्रॉब्ली आखिरी या कुछ लेगेसी डिफाइनिंग मूव्स ये लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि ट्रंप ने वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठवा लिया और वहां के ऑयल रिजर्व्स को हथियाने की कोशिश कर रहा है। रशिया और चाइना से नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बता के ग्रीनलैंड हड़पने के चक्कर में बैठा है, लेकिन असली रीजन वहां मौजूद मिनरल्स हैं।
Greenland is fast becoming the center of a superpower contest over the Arctic. But it's not just the military significance of Greenland that has got Donald Trump interested. It's also wealth. Greenland has vast untapped deposits of rare earth minerals that are really important for making things like smartphones, electric vehicles, and even military weapons. दुनिया भर में कहीं भी लड़ाई हो रही हो, शांति का दूत बनके वॉर रुकवाने पहुंच जाता है और खुद को सबसे बड़ा पीस लविंग प्रेसिडेंट दिखाने के लिए खुद और इनकी पूरी कैबिनेट हर दिन सुबह उठ के वॉर रुकवा दी वाला राग अलापने लगते हैं, जबकि सबको पता है कि रियलिटी इससे काफी अलग है। अरे मैं तो कहता हूं, जिनके बीच में वॉर रुकवाने का क्रेडिट मांग रहे हो, एक बार उनको तो बता दो कि आपने वॉर रुकवा दी है। ट्रंप भारत और पाकिस्तान दो न्यूक्लियर नेशन के बीच में वॉर रुकवाने का क्रेडिट लेना चाहता था, जबकि भारत के प्राइम मिनिस्टर खुद पार्लियामेंट में खड़े होके ये डिनाई कर चुके हैं। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। सेम चीज कंबोडिया थाईलैंड के साथ हुई थी। जिस टाइम पे ट्रंप वॉर रुकवाने का क्रेडिट मांग रहा था, उसी टाइम दोनों देश एक दूसरे पे गिरा रहे थे। जब ट्रंप ने कहा कि अब इजराइल कोई भी अटैक नहीं करेगा, तो इजराइल ने कतर पे जाके गिरा दिया। इलेक्शन से पहले ट्रंप बोलता था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो रशिया यूक्रेन का मामला एक दिन में सॉल्व कर दूंगा, और जब प्रेसिडेंट बना तो ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाया और कह रहा था भैया अपनी लैंड कॉम्प्रोमाइज कर लो, और इस तरह से उसकी बेइज्जती कर रहा था। But you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. और ट्रंप ये प्रेसिडेंट ऑफ पीस वाली जो इमेज है वो प्रोटेक्ट करने में शायद सक्सेसफुल हो भी जाता अगर उसको नोबेल पीस प्राइज मिल जाता। पर जब वो नहीं हुआ तो जिसको मिलना था उनसे बिहाइंड द क्लोज डोर मामला सेट कर लिया। ट्रंप सिर्फ एक इगोइस्टिक बुली है जिसको लगता है कि पैसे फेंक कर या टैरिफ से डराकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। इससे सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, और वो है दुनिया और ज्यादा अनस्टेबल बनती जाए। ट्रंप से पहले सब सोचते थे कि पुतिन सबसे बड़ा बुली है, यूक्रेन को इन्वेड कर दिया, लगभग पूरे यूरोप को रशिया यूक्रेन की लड़ाई में इन्वॉल्व कर लिया। उससे पहले 2014 में भी मन करा था तो क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। कल को यूक्रेन वाला मामला निपट भी जाए तो ये मत सोचना कि रशिया यूं ही रुक जाएगा। आपको कुछ साल पहले की एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूं। किसी फंक्शन में पुतिन एक बच्चे से पूछ रहा था कि बेटा रशिया का बॉर्डर कहां खत्म होता है जरा बताओ, तो बच्चा अकॉर्डिंगली जवाब देता है कि यूएसए के पास बेरिंग स्ट्रेट में। पुतिन इसके जवाब में कहता है रशिया का बॉर्डर कभी खत्म नहीं होता है, और ये बात पुतिन की मेंटालिटी दिखाता है। चाइना भी एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इसीलिए आप नोटिस करना चाइना के साथ जितनी भी कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं लगभग सबके साथ उसका कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अरे जिस रशिया के साथ चाइना आपस में भाईचारा ऑन टॉप करता है, कहता है कि इनके पार्टनरशिप की कोई लिमिट नहीं है, उस रशिया के साथ भी इनका बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रशिया के ईस्टर्न साइड में एक इलाका है व्लादिवोस्तोक, इसको भी चाइना हड़पना चाहता है और रशिया भी इसको लेकर ठीक ठाक कंसर्न्ड है। एफएसबी जो पहले केजीबी हुआ करता था, उनके एक लीक डॉक्यूमेंट से इसके बारे में काफी कुछ पता चलता है। ताइवान पे भी मौका देखते ही चाइना झपट पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर एक दो हफ्ते में आप देखोगे ताइवान के अराउंड ये लोग अपने शिप भेज के कुछ ना कुछ ड्रामा करते रहते हैं। अभी रिसेंटली जापान के साथ इनकी एयरफोर्स बढ़ गई थी। साउथ चाइना सी में फिलीपींस को रेगुलर बेसिस पे इसी तरह से लोग बुली करते रहते हैं। भारत के साथ लैंड डिस्प्यूट के इश्यूज तो आपको पता ही है। अरुणाचल प्रदेश पे अपना हक दिखाने के लिए अलग अलग जगहों के नाम बदलते रहते हैं लोग। वैसे जमीन हड़पने की बात हो और बेंजामिन नेतन्याहू का मेंशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये मैप देखो, येलो कलर में जो हिस्सा दिख रहा है ये है इजराइल का ओरिजिनल मैप, और ये वाला देखो ये है ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट। इसके पीछे नेतन्याहू पड़े हुए हैं, और इसमें नोटिस करना सिर्फ गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक नहीं है, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक, सऊदी और इजिप्ट तक के कुछ हिस्से इन्होंने ले रखे हैं। It's the greater Israel. If you ask me, we are there. I often think about my father, my parents' generation who had to found the state, and our generation, my generation, we have to ensure its continued existence. अब आप खुद सोच के देखो कि जब इस तरह की सोच रखने वाले वर्ल्ड लीडर्स एक साथ दुनिया भर में वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सेंटर में बैठे होंगे तो दुनिया अनस्टेबल कैसे नहीं होगी। और दुनिया भर में लगातार ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स एक के बाद एक शुरू हो जा रहे हैं, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी। सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप पड़ जाती है और पूरी दुनिया के शेयर मार्केट से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स गायब हो जाते हैं। कई बार ट्रंप के सिर्फ एक ट्वीट से शेयर मार्केट पूरा हिल जाता है और बिलियंस ऑफ डॉलर साफ हो जाते हैं। अभी लॉकडाउन के टाइम पर वर्ल्ड इकोनॉमी वैसे ही स्लो हो गई थी, और इसके बाद ज्यादातर जो मेजर इकोनॉमीज थी उन्होंने अंधा पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया था, जिससे इन्फ्लेशन भी काफी बढ़ने लगा था। बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब हर जगह लोग रिसेशन की बात कर रहे थे। अब ये सब चल ही रहा था, इतने में एक के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, जिससे अब इकोनॉमिक कंडीशन और ज्यादा खराब हो रही है। आप खुद सोच के देखो, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से दुनिया भर में कितना ट्रेड खराब हुआ है। पार्टनर
बोल के भारत पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रखा था। 500% की बात कर रहे थे, तो भला हो कि थोड़ी बहुत ट्रेड डील साइन हो गई है तो अभी टैरिफ थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन ये कह रहा है कि अगर रशिया से ऑयल लिया तो वापस से 25% टैरिफ बढ़ा दूंगा। और इन सब का डायरेक्ट रिजल्ट दुनिया भर में आम इंसान पे पड़ता है। पिछले 3-4 सालों में बड़ी कंपनीज में ले ऑफ की न्यूज आना कॉमन हो गई है। ढंग की सैलरी इंक्रीमेंट तो छोड़ दो, एआई और ऑटोमेशन के चक्कर में कितनी सारी जॉब्स हैं जो या तो कट हो चुकी हैं या फिर उनका फ्यूचर कंप्लीटली अनसर्टेन दिखाई देता है। इंटेल, फाइवर, बम्बल जैसी कंपनीज ने तो अपने 20 से 30% वर्कफोर्स को कट ऑफ कर दिया है। अब एंथ्रोपिक जैसी एआई कंपनीज के सीईओ कहते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब अगले 1-2 साल में खत्म ही हो जाएगी, मतलब सारे के सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर बेकार हो जाएंगे। We are now, in terms of, the models that write code, I don't know, we might be 6 to 12 months away from when the model is doing most, maybe all of what Swiss do end to end. अब इन सब से हो ये रहा है कि जो कंपैरेटिवली थोड़े पुअर कंट्रीज हैं, जिनकी छोटी इकोनॉमीज है, जहां इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, लोग ऑलरेडी काफी परेशान और ऑप्रेस फील करते हैं, वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। रिसेंटली हमने ईरान में देखा, हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स को दिया गया। इनफैक्ट कोई एग्जैक्ट डेटा तक अवेलेबल नहीं है कि कितने लोगों की हुई है। ईरान की गवर्नमेंट खुद कह रही है कि उन्होंने 3000 से भी ज्यादा लोग मारे हैं। एक बार इमेजिन करके देखो एक्चुअल नंबर कितना हाई होगा। और ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, पिछले 2-3 सालों में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मेडागास्कर जैसे कितनी सारी जगह पर रिजीम चेंजेस हुए। इंडोनेशिया में भी प्रोटेस्टर्स ने रीजनल पार्लियामेंट तक जला दिया था। स्पेशली अफ्रीकन देशों में आप देखो तो इस तरह के प्रोटेस्ट और कॉमन हो गए। ये विजुअल देखो, गवर्नमेंट टैक्स हाइक के खिलाफ ये प्रोटेस्ट पिछले साल कीनिया में हुए थे। सुडान, कांगो, सोमालिया, नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो, इन सब देशों में सिविल वॉर की हालत क्या हो गई है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सुडान से 2 महीने पहले के ये विजुअल आप देखो, यहाँ पर एक जेनोसाइड हुआ जहाँ पर इतने लोग मारे गए कि लिटरली स्पेस से ब्लड दिखाई दे रहा था। 2 वक्त की रोटी के लिए जिनको लड़ना पड़ता है, वहां इस तरह की इंस्टेबिलिटी हो, कांस्टेंट सर्वाइवल की लड़ाई हो, तो लोगों के पास गलत रास्ते जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। फिर ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, इलीगल आर्म ट्रेड जैसे बहुत सारे क्राइम बढ़ने लगते हैं। लोग इन देशों से इलीगली माइग्रेट करके डेवलप्ड देशों में भागने लगते हैं और कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की इस समय यही कहानी है। इनफैक्ट ट्रंप ने भी मडूरो को कैप्चर करने से पहले यही बहाना दिया था कि मडूरो यूएसए के अंदर ट्रैफिकिंग करवाता है। मैक्सिको के साथ भी इस इशू पर आने वाले टाइम पे यूएसए का कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा। इलीगल इमिग्रेशन को लेकर बॉर्डर पर इनके बीच जो टेंशन है वो चलते ही रहते हैं। एक टाइम था जब यूनाइटेड स्टेट्स को लोग सीरियसली लेते थे। इवन यूएसए भी बाइलैटरल डिस्प्यूट्स में मीडिएटर का काम करता था, लेकिन अब यूएसए खुद इंटरनेशनल लॉज का सबसे बड़ा वायलेटर बन गया है और यूएन को कोई गिनती में ही नहीं ले रहा है। यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मार्को रूबियो यूएन के बारे में क्या बोल रहे हैं आप खुद सुन के देख लो। It says that somehow Venezuela is not involved in the drug trade because the UN says they're not involved in the UN. I don't care what the UN says. The UN doesn't know what they're talking about. इजराइल ने तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल को ही बैन कर दिया था। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है भारत, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में अभी तक भारत को इंक्लूड नहीं किया गया है और इसी से आप समझ सकते हो मॉडर्न वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस की क्या रेलेवेंस रह गई है। जयशंकर साहब ने इसको लेकर बड़े अच्छे से एक बार समराइज कर दिया था। We must also recognize that all is not well with the United Nations. Its decision making neither reflects its membership nor addresses global priorities. Its debates have become increasingly polarized and its working visibly gridlocked. Any meaningful reform is obstructed using the reform process itself. Now, financial constraints have emerged as an additional concern. देखो आज के टाइम पर इशू यही है कि जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था वो धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप हो रहा है। इंटरनेशनल लॉस की धज्जियां उड़ चुकी हैं और बड़े पावरफुल देश छोटे देशों के लिए प्रेडेटर्स बन चुके हैं। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा ये एग्जैक्टली कैसा होगा बता पाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट ऑल टाइम लो पे जा चुका है और अब यूरोपियन कंट्रीज भारत और चाइना के करीब आते दिख रहे हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन ने अभी एक बहुत मैसिव ट्रेड डील साइन करी थी जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील भी कहा जा रहा था। We did it. We delivered the mother of all deals. उधर मैक्रोन दावोस में ऑलरेडी बोल चुके हैं कि चाइना इज वेलकम्ड इन यूरोप और अब इस नए चेस गेम में पुराने वाले प्लेयर्स में से किसका क्या पोजीशन होगा ये तो आगे जाने पे पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर पक्का है कि ये अनस्टेबल सिचुएशन अभी चलता रहेगा और उल्टा हो सकता है कि सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाए। ट्रंप ने तो फ्रेंच प्रेसिडेंट के भेजे हुए मैसेजेस जाकर अपने सोशल मीडिया पर लीक कर दिए थे। ट्रंप अपने देश के अंदर फेडरल बैंक के पीछे पड़ चुका है। चेयरमैन को रिजाइन करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है क्योंकि अमेरिकन फेडरल बैंक ट्रंप की बात नहीं सुन रहा है, उसके अकॉर्डिंग टैक्सेस में चेंज नहीं कर रहा है। जबकि इलेक्शन से पहले ट्रंप अपने वोटर बेस को इनकम टैक्स कट करने का प्रॉमिस कर चुका है और आज भी बार-बार ये दोहराता रहता है। That at some point in the not too distant future, you won't even have income tax to pay because the money we're taking in is so great, it's so enormous
that you're not going to have income tax to pay. खैर, मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूं इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन को लेकर। अभी तक मुझे पर्सनली लगता है कि हमने इस वॉलेटाइल एटमॉस्फेयर को बड़े अच्छे से नेविगेट किया है। इस समय सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम ज्यादा रिएक्टिव ना बने और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को जितना हो सके उतना इग्नोर करते रहें और इन द मीन टाइम हम अपनी ग्रोथ पे फोकस करते रहें। अब देखो, इतना सब कुछ होता देखकर कभी कभी ओवरवेलमिंग सी फीलिंग आती है, लेकिन मैं पर्सनली भारत की पोजीशन को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं, क्योंकि हम इस समय दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारा पर कैपिटा इनकम भी आने वाले कुछ सालों में रैपिडली ग्रो करने वाला है। ग्लोबल ग्रोथ के लिए भारत एज अ मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा IMF भी मानता है। पिछले कुछ समय से भारत में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी आता हुआ दिख रहा है। आने वाले कुछ सालों में बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे चाइना ताइवान पे हो सकता है अटैक कर दे, हो सकता है यूरोपियन यूनियन ही टूट जाए, हो सकता है ट्रंप के साथ ही कुछ हो जाए, हमें कुछ नहीं पता। ये बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन है और ऐसे में हमारे हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं सिवाय इसको ऑब्जर्व करने के। ट्विटर पे एक अकाउंट है अरविंद, जो अक्सर बहुत सारी प्रेडिक्शन और थ्योरीज पोस्ट करता रहता है। कई सारी जो बातें हैं इनकी बहुत ही अजीब लगती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो सच साबित होती हैं। जैसे बांग्लादेश नेपाल रिजीम चेंज को लेकर या वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के कैप्चर को लेकर इन्होंने काफी पहले कुछ बातें लिखी थी। अगर आप इन चीजों में इंटरेस्टेड हो तो आप इनके अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। लेकिन जो भी हो, पिछले कुछ सालों में एक चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि दुनिया को हम जितना स्टेबल और कोऑपरेटिव समझ रहे थे, असलियत में दुनिया वैसी है नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ माइटी इज द राइट की पॉलिसी चलती है और ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया इतनी स्टेबल कभी रही नहीं है। अभी आप पिछले 50 60 70 80 साल पीछे जाओगे, तब भी वॉर हो रही थी, उससे पहले भी वॉर हो रही थी। तो वॉर बहुत ही कॉमन चीज है। इनफैक्ट ये बहुत ही अबनॉर्मल था कि दुनिया इतने सालों से शांत बैठी थी और इसीलिए जरूरी है कि इन चीजों से आप खुद को ज्यादा इंपैक्ट मत होने दो, बल्कि मैं तो कहता हूं कि खुद के अपस्किलिंग पे फोकस करो। अपने आप को समय के साथ थोड़ा अपडेटेड रखो। AI की फील्ड में नया क्या आ रहा है, उसको अपने काम में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये सब सीखते रहो। बाकी चीजें तो देखो चलती रहेंगी, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, पर अपने आप को बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर जरूर कर सकते हैं और ये काम आपको डेफिनेटली करना चाहिए। बाकी डिट्टो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, अभी जाके इनको चेकआउट करो और अपनी फैमिली को सिक्योर कर लो। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।